Hello everyone, welcome to BC Academy. Today I Aditi Mishra has came here to tell you about the chapter Fundamental Unit of Life. It's my lecture 2. In the lecture 1 we had talked about nucleus and prokaryotic and eukaryotic cells, multicellular and unicellular cell. As once again we should revise all this so that it would be clear for you. Unicellular and multicellular. There are two types of cell as unicellular and multicellular. कि unicellular cell जो है the unicellular cell are the organism which are made from single cell. ऐसे organism जो single cell से बने हैं उन्हें हम unicellular organisms कहते हैं. जैसे हमने पहले ये अमीबा, पैरामेशियम, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और इनके सिंगल सेल में सारे फंक्शंस होते हैं जो मल्टी सेलुलर कौन से, जिसमें बहुत सारे सेल हो और हर सेल का अपना अपना फंक्शन हो. कि एक सेल का न्यूट्रिशन का फंक्शन है, एक का एक्सक्रीशन, एक का ट्रांसपोर्टेशन, एक का रिप्रोडक्शन. तो हर सेल का अपना अपना फंक्शन है. सेम वही फंक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल सारे रोल निभाती है. अमीबा, पैरामेशियन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एंड मल्टीसेलुलर में सबको पता है ह्यूमन बींग्स, काउ, डॉग, बफेलो, लॉयन, ये सारे एनिमल्स मल्टीसेलुलर में आते हैं. हम कल सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे. न्यूक्लियस तक हमने किया था. तो पहले हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस कर लेते हैं. तो प्रोकैरियोटिक में क्या था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर नॉट प्रेजेंट, जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना हो और उसका सिंपल स्ट्रक्चर हो, ठीक है, और उसके पास सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम होगा, ठीक है. पर जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और उसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है. ये इनका साइज जनरली एवरेज साइज बताया 1 से 10 माइक्रोमीटर, पर इसका 5 से 100 यू. एंड वेरियस शेप्स ऑफ सेल होते हैं अलग अलग प्रकार के. कुछ स्फेरिकल शेप, कुछ ओवल शेप, कुछ स्पिंडल, कुछ ब्रांच. मैंने सारे शेप्स भी आपको दिखाए थे, एक बार फिर से उन्हें आप देख लेते हैं. ब्लड सेल, फैट सेल, स्पर्म्स, ऑनियन पील एंड स्मूथ सेल, इन सारी के बाद ये अलग अलग टाइप्स वेरियस शेप्स ऑफ सेल है. कल हमने न्यूक्लियस के बारे में किया था. न्यूक्लियस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है जो सेल में सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करवाता है. इसको हम लोग हेड ऑफ द सेल भी कह सकते हैं. न्यूक्लियोलस जो है ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियर लिखा है पर यहाँ पे न्यूक्लियस होना चाहिए था, सॉरी फॉर दैट. एंड इट इज़ नोन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम. न्यूक्लियोलस को हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स कहते हैं क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स जो होते हैं, यहाँ पे राइबोसोम्स का बनना स्टार्ट होता है, ठीक है. यहाँ पे बहुत मैक्सिमम अमाउंट ऑफ राइबोसोम्स मिलता है और इट हैज़ एन प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ द बॉडी. यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस भी बॉडी में द न्यूक्लियस में होता है, जो कि आगे जो सेल्स हैं, बाकी के जो सेल्स में ऑर्गेनेल्स हैं, अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो ये भी ट्रांसफ़र प्रोटीन जो सिंथेसिस करते हैं ट्रांसफ़र करते हैं. जो क्रोमोसोम्स है दे आर व्हीकल ऑफ जीन्स. जो क्रोमोसोम्स है वो व्हीकल्स है जीन्स का व्हीकल है. मतलब कि क्रोमोसोम्स में क्या होता है, जीन्स होता है जो कि अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को जो जीन्स दिया जाता है कि उसकी इंटेलिजेंस, उसकी कॉम्प्लेक्शन, हाइट, उसका फेस स्ट्रक्चर्स, ये सब कुछ जीन्स में दिखाया जाता है. जीन्स देखो, जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है, क्रोमैटिन मटेरियल जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है स्फेरिकल लाइक, वो कन्वर्ट होता है क्रोमोसोम्स में. देन वो थ्रेड जो होता है क्रोमैटिन का वो ओपन होकर फॉर्म करता है क्रोमोसोम्स. देन फ्रॉम द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स द क्रोमोसोम्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू डीएनए एंड फ्रॉम डीएनए converted they used to take genes from the father and genes from the mother, then it is given to the offspring. Then there are 50% genes or 40% genes from mother and same 50-40% from the father, and it is sent to the offspring. This is an image of nucleus.
This is a nucleolus. In the center you can see the ribosomes factory. This is a chromosomes. It has a thread like structure. आप इनर इसका अंदर वाला हिस्सा देखोगे तो ये क्रोमोसोम्स का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. और ये जब क्रोमोसोम्स जब खुल जाता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से तो ये आगे चल के ऑफस्प्रिंग में जीन्स भेजता है. लेट्स टॉक अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जीन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ऑर्गेनेल है. इट इज़ लोकेटेड अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. ये न्यूक्लियस सेल के जो न्यूक्लियस है उधर उसके आसपास पे लोकेट किया जाता है. दे आर लार्ज नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. इनका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही लार्ज होता है. इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूबुल्स और राउंड ऑन oblong बैक्स वेसल्स. इनका नेटवर्क जो लार्ज होता है इसमें आगे चल के पॉइंट्स ड्रॉप्स बनते हैं जिसको हम वेसल्स कहते हैं. ठीक है, वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ. एक्चुअली दिस इज अ प्रेजेंटेशन सो आई हैव टू मूव फॉरवर्ड. This is the this is the endoplasmic reticulum. You can see the structure from there. There are inside RER and SER where the different proteins has been synthesized. Endoplasmic reticulum ये न्यूक्लियस के पास ही लोकेटेड किया जाता है अराउंड द न्यूक्लियस. ये लार्ज नेटवर्क, इसका जो लंबा लंबा नेटवर्क था उसे लार्ज नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बोला है. और इट लुक लाइक ट्यूबल्स क्या है मतलब ट्यूब के जैसे फॉर्म है और इसमें से प्रोटीन निकलता है एंड इट इज सेंट टू द गोल्गी apparatus. Then it is sent to the Golgi apparatus and there are two type of endoplasmic reticulum. One is the RER which is known as rough endoplasmic reticulum and SER which is the smooth endoplasmic reticulum. Students, you need to note that RER ये rough क्यों है क्योंकि इसके बेस में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बेस में राइबोसोम्स होता है. देयर इज प्रेजेंट राइबोसोम्स सो its base of endoplasmic reticulum is rough, whereas SER, the smooth endoplasmic reticulum, there is protein and fat synthesized. The main function of ER are identification of poisonous material and exchanging of material. Function of RER and RER is the site of protein and they manufacture proteins. RER इसमें मैंने बताया उसके बेस में राइबोसोम्स होते हैं and the work of ribosomes is to synthesize protein and it contains many ribosomes so the surface is rough and they named after the rough endoplasmic reticulum. और ER का मेन फंक्शन है कि जो पॉइजनस मटेरियल जो सेल में बन रहे हैं, जैसे हमने रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में पढ़ा था कि रेस्पिरेशन इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड और ये CO2 और H2O में ग्लूकोज को डिवाइड करना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एरोबिक रेस्पिरेशन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन. सो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें जो ग्लूकोज in the presence of oxygen it releases CO2, H2 and energy and H2 is taken up by cell as the food but the CO2 is the waste material. So the waste material present in their food. This is the identification of poisonous material. मतलब इनको हमें अब साफ करना पड़ता है तो दूसरे जो सेल जो किडनी से जाके कनेक्टेड होते हैं उसमें सेंड कर दिए जाते हैं. This is an image of endoplasmic reticulum. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस को एक थिन से लेयर सराउंड करती है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल. एक्सचेंज किस मतलब कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये क्या होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कोई सामान जो न्यूक्लियस को ज़रूरत है वो साइटोप्लाज्म से ले लेता है और न्यूक्लियस को सामान जो ज़रूरत है वो साइटोप्लाज्म को भेज देता है. ठीक है, दरवाजे जैसा काम करें. इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एंड इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर. इट कंटेन्स क्रोमोसोम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास ही क्रोमोसोम्स होता है. हियर इज एन डायग्राम ऑफ अ सेल. द आउटर वन इज द सेल मेम्ब्रेन,
This is a nuclear membrane. The green color picture you can see. The inner blue is the nucleus. This is the raw tiny drops like are the ribosomes. This is a cytoplasm, the yellow color structure. Next, let's go to Golgi apparatus. Golgi apparatus was first discovered by a famous scientist Camillo Golgi. A famous biologist and a scientist recognized the Golgi body in the nerve cell. इसने नर्व सेल में गोल्गी apparatus को ढूंढा था. They are located in the nerve cell as well as every part of the cell. ये हर जगह पाए रहते हैं और they are parallel, एक दूसरे के parallel होते हैं. And it consists of a system of membrane bound vessels arranged approximately parallel to each other in stacks called misters. ये एक stacks में connected होते हैं और ये कुछ produce करते हैं stacks में जिसे हम misters कहते हैं. और मेन फंक्शन क्या है, ये स्टोरेज पैकेज मॉडिफिकेशन का काम करता है और प्रोडक्ट इन वेसाइल. इट ऑल्सो हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ लाइबोसोम्स. और ये गोल्गी बॉडी लाइसोसोम्स की भी मदद करता है और साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद भी करता है. जो प्रोटीन वो सिंथेसाइज करता है उससे सेंड और मॉडिफाई स्टोरेज पैकिंग का काम गोल्गी apparatus ही करता है. This is an image of Golgi apparatus. You can see this diagram that they are parallel to each other. They are parallel to each other. Let's talk about lysosomes. कि lysosomes की हेल्प करते हैं और lysosomes को हम सुसाइड बैग भी कहते हैं. क्योंकि हम इसे सुसाइड बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि ड्यू टू मेटाबॉलिज्म समटाइम देयर इज सम डिस्टर्बेंस इन द सेल सो दैट इट हैज़ सम very dangerous digestive enzyme cells which is present inside the lysosomes that sometimes due to the high metabolism they used to the lysosomes used to burst, and so that the digestive enzyme which is used to kill the bacteria and the viruses is put in on the cell which used to जिससे बहुत सारे जो बाकी के सेल हैं उनकी वो भी मर जाते हैं. दे लुक लाइक राउंडेड बॉडीज कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम. लाइसोसोम्स एक्ट एज अ क्लीनर और द स्वीपर ऑफ द सेल. लाइसोसोम्स एक्ट एज सुसाइड बैग्स एज दे कंसिस्ट ऑफ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ठीक है, ये लाइसोसोम्स का डायग्राम है. माइटोकॉन्ड्रिया. लेट्स टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी का फुल फॉर्म है एंडोस्ट्राइन फॉस्फेट. ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म 1 मार्क्स MCQ में हर बार पूछ लेते हैं. सो इट इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पे फूड मेकिंग प्रोसेस का काम सारा कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो इसीलिए इट इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एज it helps in production of ATP. ATP is the endocyne triphosphate. Mitochondria has 2 membranes. इसके पास 2 membrane covering है. माइटोकॉन्ड्रिया के पास इसके खुद के राइबोसोम्स भी हैं और साथ में इसके खुद के DNA भी हैं. इसका जो इनर मेम्ब्रेन है, अंदर वाला जो 2 डबल मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन. जो इनर मेम्ब्रेन है, जो सेल का इनर मेम्ब्रेन है, ये थोड़ा फोल्डेड है, ये फोल्ड किया गया हुआ है. पर आउटर मेम्ब्रेन ये पोरोरस होता है, पोरोरस इन नेचर एंड आउटर मेम्ब्रेन. ठीक है ना. और ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और पोरोरस इन द इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड टू क्रिएट ये फोल्ड इनर मेम्ब्रेन. ये फोल्ड क्यों किया गया है? ये फोल्ड इसलिए किया गया है जिससे इसके अंदर जो एंडोस्ट्राइन ट्रिफॉस्फेट ATP है, इसको लार्ज सरफेस मिल जाए जहाँ पे वो अपना घर बना के बस सके. ठीक है. और अलग अलग प्रकार के केमिकल रिएक्शन, उस घर पे अपने अलग अलग प्रकार के केमिकल रिएक्शन कर सके और अलग अलग प्रकार के केमिकल्स बना सके जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत है. ATP endocyne triphosphate is the energy currency of cell used for, और इसे हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं. रैंकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स. ये ATP जहाँ रहता है लार्ज सरफेस एरिया में, यहाँ पे न्यू केमिकल कंपाउंड्स बनाता है फॉर द मैकेनिकल वर्क, जिससे हम मैकेनिकल वाला काम कर सकें. दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया. Let's talk about plastid. Plastid is present only in plant cell. There are 2 types of plastid. One is the chromoplast and the second is the leucoplast. Chromoplast कौन से plastid है? जो कलरफुल plastid है. प्लास्टिड पिंक, ग्रीन, ब्लू, अलग अलग कलर का हो सकता है.
जो कलरफुल प्लास्टिड है, कलरफुल है, उसे हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। पर जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है, वाइट कलर का आता है। Whereas when we talk about chloroplast, which is present in the plant cell, it is in green color pigment. So it is called as chloroplast. They can be green, red, yellow, brown, depending upon the types of pigment. What are the function of this plastid? Let's talk about them. क्लोरोप्लास्ट आर नोन एज किचन ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस सेंटर होता है। व्हाट इज लैक्टोप्लास्ट? लैक्टोप्लास्ट इज द प्लेस वेयर स्टार्च एंड ऑयल एंड प्रोटीन आर बी स्टोर। क्रोमोप्लास्ट इज अ इम्पार्ट ऑफ कलरलेस फ्लावर विच हेल्प इन पॉलिनेशन। मतलब कलरफुल जो होता है उसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और जो प्लास्टिड है इसके खुद के डीएनए होते हैं, खुद के राइबोसोम्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास है। वैक्यूल, वैक्यूल जो ये है, वैक्यूल को स्टोरेज सैक कहते हैं। स्टोरेज सैक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर सॉलिड लिक्विड मटेरियल, जो भी मटेरियल जो है बचा फुचा, जैसे खाना बचा फुचा एनर्जी है, वो वैक्यूल को दे दिया जाता है। वैक्यूल्स आर लार्ज एंड न्यूमरस। सबसे बड़ ये सेल का 50 to 80% कवर खुद ये वैक्यूल करता है। और ये बहुत एनिमल्स में बहुत, जैसे अपने ह्यूमन वगैरह में ये प्रेजेंट होता है, पर बहुत ही स्मॉल 20 to 30% कवर करता है। पर किसी किसी ऑर्गेनिज्म में वैक्यूल नहीं होता। दिस इज अ डायग्राम ऑफ वैक्यूल। लेट्स टॉक अबाउट सेल वॉल। सेल वॉल इज अ outer covering of the cell. It is only present in plant cell. A rigid outer covering outside the plasma membrane is called cell wall. It is found mainly fungi, bacteria and plant cell. It is found mainly fungi, bacteria and plant cell. In the plant cell wall, it is made up of solid. मतलब ये बाहर का एक आउटर कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। और ये इसमें मेनली क्या होता है? फंगी, बैक्टीरिया, प्लांट सेल। और ये जो रिजिड आउटर कवरिंग है ना, ये सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। और ये जो सेल वॉल है ये रिजिड इसलिए इतना हार्ड क्यों बनाते हैं? जिससे जो कोई बैक्टीरिया वगैरह है इस पर अटैक, तो इससे रिजिड बहुत ही वॉल जैसा, इट एक्ट एज अ वॉल ऑफ द प्लांट सेल। सो मेम्ब्रेन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन थोड़ा स्क्रीन के कारण हट गया है, सॉरी। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसे हम कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है? इसका काम क्या है कि आप बाहर आउटर ऑफ द सेल, और जो आउटर इन्वायरमेंट है सेल का और अंदर का इन्वायरमेंट है सेल का, उसमें से जो सामान है जो अंदर बाहर करने हैं, उसका काम ये करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और इसे सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ लिक्विड एंड अ प्रोटीन माइक्रोस्कोप, ठीक है। प्रोटीन से बना है और लिक्विड होता है। इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या हेल्प करती है कि टू एनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये फ्लेक्सिबिलिटी किस में है? अमीबा में। अमीबा जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये फ्लेक्सिबिलिटी उनके पास क्यों है? क्योंकि जिसे इनको अपने फूड लेना होता है, तो ये एंडोटाइटिस जो प्रोसेस है उसकी हेल्प से ले पाते हैं। दिस इज एन डायग्राम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। This is cell membrane, plasma membrane, cell membrane, or it is also called as selective permeable membrane. Now we will talk about diffusion. The movement of substance from a region of high concentration region to a region to concentration on it is called डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन है क्या? ये मूवमेंट, सब्सटेंस का जो मूवमेंट होता है हाई कॉन्सेंट्रेटेड एरिया टू अ रीजन टू कॉन्सेंट्रेटेड एरिया, मतलब कि ऐसी एरिया में इसका मूवमेंट होता है जहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जो मूवमेंट होता है उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। और इसमें हम लोग हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में भी आगे जानेंगे। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल काम करता है
ये गैसियस एक्सचेंज मतलब गैसेस का भी एक्सचेंज करने में बहुत ही मदद करता है सेल, एज वेल एज इज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल, सेल में भी मदद करता है और बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी, ठीक है। When the level of oxygen inside a cell decreases, from the external environment of the cell enters by the process diffusion, मतलब कि जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी सेल के अंदर डिक्रीज हो जाता है तो अपने बाहर के एनवायरनमेंट से उसे ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो किस प्रोसेस से ऑक्सीजन इसके अंदर एंटर होता है? बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन. Solute transport it is from the left to the right. Movement of the solute is due to concentration of gradients. ये देखो, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेल है वो बहुत सारे हैं और ये लो कॉन्सेंट्रेटेड है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है. जब कोई भी चीज़ हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया पे मूव करता है, दिस इज डिफ्यूजन. नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस प्लांट में होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ऑस्मोसिस एक ऐसा पैसेज है जिसमें से वाटर हाई वाटर कॉन्सेंट्रेटेड एरिया से लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन एरिया में जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इन ओनली इन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. A membrane which permits the entry and exit of some material is called the semi-permeable membrane. It also prevents movement of some material. If a cell is placed in a medium which has higher water content, अभी यहाँ पे हम बात ही करेंगे हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए. If a cell is placed in a medium which has higher water concentration and lower solute concentration, that is outside the solution is dilute, cell will gain water by osmosis and swell up. जब बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन और अंदर सेल के लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो हमें पता है कि क्या हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो वो वाटर जो बाहर है वो अंदर आ जाता है, ठीक है. जब वो अंदर आ जाता है सेल के, तो सेल क्या होता है? स्वेल अप, फूल जाता है, सूजन आ जाती है, तो उसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. व्हेन वी टॉक अबाउट आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? जितना देयर इज नो हाई कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अगर दोनों की तरफ मीडियम कॉन्सेंट्रेशन है तो हम उसे कहते हैं आइसोटोनिक. So if a cell is placed in a medium which has lower water concentration than the cell sap, then the cell will again gain water when अगर देखो, अगर अंदर के साइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर कम है और बाहर के साइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर कम है, और अंदर के साइड सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन है सेल के अंदर और लो कॉन्सेंट्रेशन है सेल के बाहर, तो क्या होगा? सेल से जो वाटर है वो ट्रांसफ़र कहाँ होगा? सेल से वाटर ट्रांसफ़र होगा आउटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो दिस इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इन विच द सेल यूज टू श्रिंक. द ऑब्जर्प्शन ऑफ प्लांट फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट रूट्स प्लेस्ड बाय ऑस्मोसिस. इफ़ वाटर जो रूट्स होता है प्लांट्स के, वो लोग वाटर को ऑब्जॉर्ब करते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस. If the water concentration outside the cell is similar inside the cell, it is net called isotonic solution. No net movement of water takes place in such condition. Now here is a concentrated sugar solution and dilute sugar solution. And this is a partially permeable membrane. ये जो इधर सेंटर में है, ठीक है, ये शुगर के मॉलिक्यूल्स रेड वाले हैं और ये वाटर्स के मॉलिक्यूल्स हैं. अभी क्या होगा? देखो यहाँ पे शुगर के मॉलिक्यूल्स इस साइड ज़्यादा हैं और यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो क्या होगा? यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स कम है, तो ये इस तरफ ये कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन के अंदर एंटर करेगा, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन के अंदर एंटर करेगा. एंड इसके एंटर करने से क्या होगा? द सेल विल स्वेल अप. अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे कम हो जाएगा, तो क्या होगा? ये सेल के ये यहाँ पे जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया वहाँ से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया पे जाएगा, तो सेल क्या होगा? फिर से श्रिंक कर जाएगा. अब जब दोनों तरफ बराबर हो जाएगा तो देन द सेल विल कॉल्ड एज आइसोटोनिक, ठीक है.
ये है ऑस्मोसिस का। ये दिस वॉज द लेक्चर 2 ऑफ द चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड फ्रॉम दिस होल लेक्चर, इट्स अ वेरी लॉन्ग lecture, but the whole chapter is completed. Please like and subscribe my video.